चलिए, तो सबसे पहले आज की डेट डालेंगे। आज की डेट क्या है? 2 अप्रैल 2025 आज की डेट है। और आज की डेट में हम नेशनल इनकम के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। पिछली क्लास में जो हमारी चर्चा हुई थी, या उससे पिछली क्लास में, दोनों क्लासेस में जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी गुड्स को लेकर, हमने बात की थी सर्विसेज को लेकर, हमने बात की थी कि गुड्स के क्लासिफिकेशन क्या है, हमने बात की थी कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जो भी गुड्स आप इंटरमीडिएट कहते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि जो भी गुड्स इंटरमीडिएट होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, मगर जो भी गुड्स फाइनल होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। बट आज की जो क्लास है उसमें हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जो मैंने स्लाइड बनाई है, इस स्लाइड का मोटिव क्या, मतलब क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है ताकि जब हमारा कोई टॉपिक शुरू हो या हम कंटेंट को आगे बढ़ाएं तो ये आइडिया थोड़ा सा लग जाता है विद द हेल्प ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। बहुत सिंपल कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये टॉपिक हम क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की स्लाइड है वो हमें बताती है कि हम माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस स्लाइड में ये सब होगा। ठीक है। हम स्टॉक के बारे में, फ्लो के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये सब होगा। ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम जो है वो देखते हैं। और हमने फाइनल और इंटरमीडिएट गुड के बारे में बात कर ली है, तो वो हम एक बार रिवीजन फिर से कर लेंगे। ठीक है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की डेट में, आज की क्लास का पहला टॉपिक लिखो, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है। और इतना आसान सवाल मुझे नहीं लगता कि टीचर देगा। ठीक है। बट फिर भी अगर टॉपिक में है तो हम पढ़ेंगे तो है ही है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहां पर अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है रटने की इसमें जरूरत नहीं है कि अगर हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को रट रहे हैं तो मुझे लगता है फिर 11th पूरी बेकार रही, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस तो क्लास 11th की बुक में भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी दिया है कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या है। बट इसको रिकॉल करते हैं कि एक्चुअली हम डिफरेंस के तौर पर क्या लिख सकते हैं और हमें रटने की जरूरत ना पड़े। तो अगर मान लो टीचर ये सवाल पूछता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मुझे लगता है कि जो डेफिनेशन है या जो मीनिंग है, ये मीनिंग अपने आप में एक बेसिक और सबसे पहला डिफरेंस माना जा सकता है। अब वो डिफरेंस क्या है? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं। तो जहां पर आप इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की कौन सी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो वो डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी क्या हो गई? माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। मगर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करती है, एग्रीगेट्स की स्टडी करती है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। जो एग्रीगेट शब्द है उसका मतलब क्या होता है? टोटल। तो यानी कि ऐसे मुद्दे, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के तौर पर हम ये लिख सकते हैं कि सर ये जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की आप बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है कौन? तो दूसरा डिफरेंस हो सकता है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म। तो ये सारे जो है वो क्या है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है। अगर हम देखें तो माइक्रो और मैक्रो के अगर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा क्लियर है ना, कि अगर जैसे बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी है। ठीक है। मगर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एक्चुअली है कौन? इसका बड़ा सिंपल आंसर है सर, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, फर्म है। ये सब क्या है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है। मगर दूसरी तरफ अगर कोई कहता है
कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, एग्रीगेट है, टोटल है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट है। तो कहीं ना कहीं ये सारे टर्म्स हम किस में यूज कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। ठीक है, पॉवर्टी है, आपको ये तो नहीं कहेगा ना सर कि द्वारका में एक आदमी गरीब है इसका मतलब पॉवर्टी है। एक आदमी के गरीब होने से तो पॉवर्टी नहीं होती ना, पॉवर्टी एक एग्रीगेट टर्म है, एज अ होल टर्म है। तो देश की महंगाई, सर सब्जी आलू महंगा हो गया उसको इन्फ्लेशन कह देंगे, अरे कैसी बात कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि ऐसे मुद्दे जो पूरे समाज से, पूरे देश से जुड़े हुए हैं, तो वो किस में जाते हैं, मैक्रो में। और जब हम बात करते हैं कंज्यूमर की, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, प्रोड्यूसर की, तो वो किस में जाता है, माइक्रो में। तो यहां पर दो सिंपल डिफरेंस हो गए। और सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हालांकि चांसेस कम है, अगर पूछा गया तो 3 नंबर का पूछा जाएगा कि माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस बता दो। अब मान लो 2 नंबर तो हमने ऐसे ले लिए, डेफिनेशन लिख दी, एग्जांपल लिख दिया। सर अगर 3 नंबर लेने तो क्या करें, तीसरा डिफरेंस क्या लिखे, मैं कहूंगा चैप्टर के नाम याद कर लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर के नाम क्या है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड हमने पढ़ा था, सप्लाई हमने पढ़ा था, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर के नाम वो है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है उनके नाम क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब टीचर कहेगा कि भाई चैप्टर के नाम लिखने से मैं 1 नंबर नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, आप उनसे बहुत बोलो कि हम इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं सर, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं वो डिमांड एंड सप्लाई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। हो गए 3 नंबर, खत्म। अब आप मुझे बताइए इसमें रटने की क्या जरूरत है, ऐसा क्या इसमें कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मुझे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंस रटने हैं। अब क्या बात कर रहे हैं यार। अब मान लो टीचर कहता है आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, बड़ा अच्छा बताया, बेटा एक और बता दो। ये भी हो सकता है कि चलो भाई चौथा डिफरेंस बता दो। तो चौथा डिफरेंस क्या होगा, चौथा डिफरेंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को प्राइस थ्योरी कहते हैं। जो प्राइस थ्योरी टर्म है वो किसकी स्टडी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। अब एक बार एक बच्चे ने पूछा कि सर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हो, बात सही है, मगर सर इसको प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों कहते हैं। इसका आंसर माइक्रो इकोनॉमिक्स के चौथे चैप्टर में दिया है। अगर हम चौथा चैप्टर देखें, चौथी यूनिट, तो यूनिट क्या थी, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, यही थी, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। अब वहां पर हम क्या करते थे, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व ये बनाते थे। जब हम डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक साथ बनाते थे तो वो एक पॉइंट पे कट जाता था, जिसको इंटरसेक्ट कहते हैं, इंटरसेक्ट हो जाता था। अब जब वो इंटरसेक्ट हो जाता था तो इंटरसेक्ट के पॉइंट को अगर आप वाई एक्सिस पे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, प्राइस। अगर आप उस पॉइंट को वाई एक्सिस पे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा, जो कि रुपीस में होगा। हमारी कंट्री के हिसाब से वो रुपीस में ही होगा, बाकी के कहीं डॉलर होगा, कहीं पाउंड होगा। मगर प्राइस कैसे फॉर्म होता था, जब डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन होता था। तो यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर आपको डिसाइड करना है तो आपको किसका इंटरसेक्शन सीखना होगा, डिमांड एंड सप्लाई का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को प्राइस थ्योरी क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सर इसी की स्टडी से तो पता लगता है इस चश्मे का प्राइस क्या होगा, इसी की स्टडी से तो पता लगता है इस शर्ट का प्राइस क्या होगा। दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट्स और आइटम्स के प्राइस डिसाइड हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड और सप्लाई तो हो रहे हैं, और तो कोई फैक्टर है नहीं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी अगर हम कर लें तो हमें आसानी समझ सकते हैं भाई कि बिना माइक्रो पढ़े प्राइस डिटरमाइन कैसे करोगे, प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिकेगा इसका फैसला कैसे लोगे अगर माइक्रो नहीं पढ़ोगे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आगे चल के हम एडी और एएस पढ़ेंगे, एडी क्या है, एग्रीगेट डिमांड,
एएस क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। जब ये आपस में ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट होंगे ना, आपस में ये कर्व दोनों इंटरसेक्ट होंगे ना, तो वहां से निकलेगा नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा कम हुआ। तो कहीं ना कहीं आप नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट को जब डिटरमाइन करने की बात करते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो कंपोनेंट जो एक का नाम एग्रीगेट डिमांड है और दूसरे का नाम एग्रीगेट सप्लाई। तो जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। अब इन सभी बातों को हम पेपर में कैसे लिखें? तो मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूं, एक बार तुम पढ़ लेना, ठीक है? मैं कहूंगा कि सारे तो नहीं, मगर इसका पहला डिफरेंस तो तुम्हें कॉपी में लिखना चाहिए। कॉपी में हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद कम से कम मीनिंग। अच्छा, डिफरेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर अगर मैं कहता हूं ना, अगर बेसिस के साथ डिफरेंस लिख दिया जाए तो फिर तो शर्मा जी, आप, मैं बता रहा हूं कि टीचर फैन हो जाएगी। मतलब बेसिस भी बता रहा है बच्चा, मतलब इतना एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है कई बार। बेसिस बता रहा है कि बेसिस में लिखा है मीनिंग है मैम, ये मीनिंग में माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे लिखा है। और इसकी डेफिनेशन में आप इंडिविजुअल शब्द को अंडरलाइन करें, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में आप इकोनॉमी को, एग्रीगेट को अंडरलाइन करें। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है, और ये याद कर लेना कम से कम। ये पहला डिफरेंस तो याद होना ही चाहिए। डन है? डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहूंगा आप इसको लिखे नहीं, मगर कम से कम पढ़ें, क्योंकि मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा तो उसके बाद तुम नोट कर लेना। ठीक है? तो अगर तुम्हें लगता है कि सर मुझे पहले से भी कुछ डिफरेंस याद है, कोई दिक्कत नहीं, तुम वो भी लिख सकती हो, ठीक है? मगर मुझे लगता है कि अगर हम इन दो तीन बेसिक चीजों को याद रखें तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। यार सर ये रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है, तो वो मुझे लगता है कि शायद नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक लिखो। अगला टॉपिक है जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली होती क्या है? अगर तुम्हें याद हो तो हमने क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स का, अगर तुम पहला चैप्टर देखो स्टैट्स का, तो स्टैट्स के पहले चैप्टर में इस चीज का डिस्कशन है। स्टैट्स के पहले चैप्टर में इस चीज का डिस्कशन है कि एक्टिविटीज कितनी तरह की होती हैं। एक इकोनॉमिक होती है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक होती है। तो ये हमने स्टैट्स के पहले चैप्टर में पढ़ा है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक होती है। अच्छा, अब यहां पर क्योंकि चैप्टर का नाम ही इनकम है, यहां पर चैप्टर का नाम ही इनकम है, तो जब चैप्टर का नाम ही इनकम है तो वहां पर नॉन इकोनॉमिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इकोनॉमिक ही आएगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था? एक्टिविटी का मतलब कोई काम करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है। तो एक्टिविटी का मतलब, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति
जो इस एक्टिविटी को कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको इनकम जनरेट करनी है, उसको प्रॉफिट चाहिए, उसे पैसा चाहिए। और पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि भैया बिना पैसे के, बिना रुपए के आप अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? रोटी कपड़ा मकान कैसे आएगा? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि भैया ऐसी एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए की जा रही है। तो ऐसी एक्टिविटी को आप क्या कहेंगे? इकोनॉमिक कहेंगे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली एक्टिविटी है, कॉपी में लिखो, उससे प्रोडक्शन कहते हैं। जो पहली एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। अब सवाल यह है कि सर प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब क्या है? देखिए, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, प्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जहां पर आप इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब इनपुट क्या है? इनपुट दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी इनपुट और एक सेकेंडरी इनपुट। जो इनपुट होता है वो दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी इनपुट और एक सेकेंडरी इनपुट। जो प्राइमरी इनपुट होता है उसका मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसको आम भाषा में बच्चे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम पे हम जानते हैं कि सर ये इनपुट है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो प्राइमरी में आ जाएगा। सेकेंडरी में क्या आएगा? सेकेंडरी इनपुट क्या होगा? सेकेंडरी इनपुट का मतलब होगा रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, एनर्जी, है ना। तो वो सारे इनपुट कौन से? मगर कोई ये कहे कि सर मैं लैंड ले आऊंगा, लेबर ले आऊंगा, मगर मैं रॉ मटेरियल नहीं लाऊंगा। अरे तो भाई प्रोडक्शन कैसे होगी? आप ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे? लेबर आ गई मगर वो खाली बैठी रहेगी अगर रॉ मटेरियल नहीं है। तो ये कह देना कि सर हम प्राइमरी इनपुट तो अरेंज कर लेंगे, सेकेंडरी इनपुट नहीं लाएंगे, तो क्या बोलेगा? भैया आपका मत्था खराब हो गया, आप पागल हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें प्राइमरी इनपुट यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर भी चाहिए और रॉ मटेरियल भी चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को एक साथ लेके आएंगे तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनपुट का आउटपुट में। और कोई भी आदमी प्रोडक्शन कर क्यों रहा है भाई? अगर आप किसी कोई गुड बना रहे हैं या आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ इनपुट का रिक्वायरमेंट तो होगा ही ना, कि मुझे इनपुट चाहिए तभी मैं सर्विस दे पाऊंगा। अब लेट सपोज अगर मैं टीचिंग सर्विस दे रहा हूं तो इनपुट के तौर पर मुझे मशीन चाहिए ना, लैपटॉप मशीन है, ये मेरा इनपुट है, प्राइमरी इनपुट है। तो अगर आप बिना इनपुट के कह रहे हैं कि आप आउटपुट प्रोड्यूस कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन आप इसलिए कर रहे हैं, आप ये इनपुट अरेंज कर रहे हैं, इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आउटपुट में, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आप बना रहे हैं उसको मार्केट में बेच के आपको पैसा कमाना है भाई। दुनिया में कोई भी आदमी या तो गुड बना रहा है या सर्विस दे रहा है, एक और काम कर रहा है, बेवकूफ भी बना रहा है मगर वो इंक्लूड नहीं होता है। तो यानी कि प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, इन सब का इस्तेमाल करके आउटपुट में इनपुट की मदद से आउटपुट को कन्वर्ट करते हैं। आउटपुट आपका फाइनल आंसर है। तो टीचर अगर तुमसे सवाल पूछे कि भैया प्रोडक्शन क्या है, तो आप उनको कहेंगी कि मैम प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है। और ट्रांसफॉर्म करने का मतलब शर्मा जी कन्वर्ट होता है। ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा नया शब्द है, कन्वर्ट थोड़ा पुराना है। तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे? आप ट्रांसफॉर्म लिख दीजिए, कन्वर्ट लिख दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, मगर डेफिनेशन प्लीज आप अपनी कॉपी में लिखें। कन्वर्टेड को ब्रैकेट में ट्रांसफॉर्म भी लिख देना। तो आज मैंने आपको 1 नंबर का आंसर बताया है कि अगर टीचर ने प्रोडक्शन पूछा
कि प्रोडक्शन क्या है, तो आप बोलेंगी इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये किसान है, जो ये जो फावड़ा इसके हाथ में है, इसको आप टेक्नोलॉजी मान लीजिए। ये जो ये सीड्स उसने डाले वीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप इन्हें रॉ मटेरियल मान लीजिए, सीड्स ले लीजिए। कि अगर सीड्स नहीं होंगी, ये मशीन नहीं होगा, तो आउटपुट वीट कैसे आएगा? पानी नहीं लगाओगे, हैं, खाद नहीं डालोगे, तो आउटपुट कैसे आएगा? तो प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जहां पर आप इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लिखा, डेफिनेशन लिखा, ओके। इसमें कन्वर्टेड को अंडरलाइन कर लें आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लिखो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस पर हम बात करते हैं वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहली प्रोडक्शन है, दूसरी कंजम्पशन है। अब सवाल यह है कि कंजम्पशन किसे कहते हैं, कंजम्पशन क्या होता है? जब भी मैं क्लास में कंजम्पशन वर्ड बोलता हूं तो बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि सर आप खाने की बात कर रहे हैं। जब भी मैं क्लास में ये टर्म बोलता हूं कंजम्पशन, तो लोग क्या सोचते हैं, सर अब भी खाने की बात कर रहे हैं। कंजम्पशन का मतलब खाना हमेशा नहीं होता है। कंजम्पशन का मतलब खाना हमेशा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि खाने को कंजम्पशन नहीं कहते हैं, मगर हमेशा खाने को ही कंजम्पशन कहते हैं ऐसा नहीं होगा। अब सवाल यह है कि सर कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? ये एक सवाल है कि सर कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है। देखिए, कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है कि पहली बात कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। आप चाहे गुड कंज्यूम करें चाहे सर्विस, आपको पैसे देने हैं, ठीक है, और देनी भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज को फ्री में प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। या तो आप सेवा के तौर पे करें, धर्म के तौर पर करें, वो तो ठीक है, ठीक है, सेवा कर रहे हैं, ठीक है, मगर एक सर्टेन पॉइंट तक ही सेवा होती है ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगी। अगर सेवा कर रहे हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाल देते, कोई दिक्कत नहीं। मगर यहां पर तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो कंजम्पशन बेसिकली क्या है? कंजम्पशन का मतलब है, कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं। आप उन गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि या तो वो आपकी नीड को या तो वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए खरीद रहा है। सिंपल है। अगर मान लीजिए आपके पास इकोनॉमिक्स ना होती तो आप मेरी बकवास सुनने कभी नहीं आती, क्योंकि भाई आपको वो सर्विस की जरूरत नहीं। तो द पॉइंट इज, मैंने क्या बोला, कंजम्पशन वो प्रोसेस है जहां पर आप उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने की बात करते हैं, उन पे खर्चा करने की बात करते हैं जो या तो आपकी नीड को या तो आपकी वांट को सेटिस्फाई करे। तभी आप करते, नहीं तो नहीं करते, नहीं तो नहीं करता, कोई नहीं करता। मगर अब सवाल यह है कि सर जब हम गुड की कंजम्पशन करते हैं, सर्विस की कंजम्पशन करते हैं, तो क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई फर्क है? तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब आप किसी भी गुड की कंजम्पशन करते हैं तो जो गुड है वो कहता है कि आपने मुझे खरीदा, आपने इस्तेमाल किया, सिंपल। गुड क्या कहता है कि सर आप मुझे खरीदा, जैसे लेट सपोज आपने पेन खरीदा, आपने कॉपी खरीदी, उसका इस्तेमाल शुरू हो गया, खत्म कहानी। जब तक उसका यूज चलता रहेगा, कॉपी जब तक भर नहीं जाती तब तक इस्तेमाल करो, खत्म, उसके बाद फेंक दो या अपने पास नोट्स बना के रख लो। तो द पॉइंट इज, जब तक पेन चल रहा है तब तक तो वो कॉपी पे दिखता है, उसके बाद तो डस्टबिन में जाता है ना, या उसमें रिफिल पड़ती है, उसकी रिफिल जाती होगी। तो जब आप गुड खरीदते हैं तो वो एक, मैं कहता हूं कि भैया उसका इस्तेमाल क्या, आपने खरीदा, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, सीधा फंडा है, खरीदा इस्तेमाल करते हैं। मगर सर्विस के साथ ऐसा नहीं होता।
सर्विस की कंजम्पशन गुड की कंजम्पशन से डिफरेंट है। सर्विस की जो कंजम्पशन है ना, जो पैटर्न है कंजम्पशन का सर्विस का, तो वो डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे? जैसे मान लो अगर कोई बच्चा क्लास 12th में आया और उसने मुझसे कहा कि सर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी, तो मैं उसे क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? सर्विस। सिंपल। अब जब मैं उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, इतनी डिटेल में शर्मा जी हम दोबारा कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? कभी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। और तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, इसे 10 बार सुन लेना। ठीक है, यही फायदा है रिकॉर्डिंग का। तो अब मान लो उसने कहा कि सर मुझे 12th में पढ़ना है। अब अगर वो इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए आ रहा है तो मैं उसे सर्विस प्रोवाइड करूंगा कि भाई मैं पढ़ाऊंगा, वो टीचिंग एज ए सर्विस। मगर वो सर्विस का एक टेन्योर होगा, एक टाइम पीरियड होगा कि लेट सपोज अगर आपने अप्रैल में ज्वाइन किया तो ये सर्विस आपको कब तक लेनी पड़ेगी? मार्च तक, जब तक बोर्ड पेपर नहीं हो जाता। क्लियर है? यानी कि सर्विस अगर आपने टीचिंग की ली है तो उसका टाइम पीरियड साथ में कितना आएगा? 1 साल। क्लियर है? ये फर्क है। ये बात पेन के ऊपर अप्लाई नहीं होगी कि आपने पेन इस्तेमाल किया, पेन खरीदा, 1 साल तक बेटा मार्च तक पेन चलता रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें गुड के साथ कोई कंडीशन नहीं है। मगर अगर आपने सर्विस की, वो ड्यूरेशन फॉलो नहीं की, तो उस सर्विस का कोई मतलब नहीं बनता, वो यूजलेस है। सर्विस यूजलेस क्यों है? एग्जाम्पल सोचो, कोई बच्चा कहता है सर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है। अप्रैल भर वो क्लास में आया, फिर मई जून जुलाई अगस्त गायब हो गया, फिर सितंबर में आया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी गायब हो गया। तो मुझे बताओ, क्या वास्तव में उसके लिए जो सर्विस में प्रोवाइड कर रहा हूं उसका कोई यूज है? नहीं ना। अगर आपने कोई सर्विस ली है तो हर सर्विस एक टेन्योर, एक टाइम पीरियड के साथ ही आती है। अगर आपने वो नहीं किया, अगर आपने वो टाइम पीरियड ठीक से फॉलो नहीं किया, तो उस सर्विस से जो आपको वैल्यू मिलनी थी वो नहीं मिलेगी और वो यूजलेस है सर्विस। दूसरा एग्जांपल, चलो ये तो लंबा ड्यूरेशन होगा, छोटा ड्यूरेशन। मान लो कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है और मैं कहता हूं मान लो साउथ दिल्ली में रहता है। अब साउथ दिल्ली से वो कहता है कि मुझे नोएडा जाना है, साउथ दिल्ली से उसे नोएडा जाना है। अब वो क्या मंगाएगा? ओला मंगाएगा, उबर मंगाएगा, ब्लू स्मार्ट मंगाएगा, ये तो कैब सर्विसेज है ना, मंगाएगा। अब वो साउथ दिल्ली के मान लो साउथ एक्सटेंशन से बैठा, ठीक, उसे नोएडा की जो ड्यूरेशन है वहां नोएडा पहुंचने की वो तकरीबन मान लो 45 मिनट्स है कि सर 45 मिनट्स में आप सेक्टर 18 पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में सेक्टर 18 पहुंच जाएंगे, तो मान लो 45 मिनट ड्यूरेशन है। 10 मिनट ओला चली, 10 मिनट चली, 10 मिनट बाद वो बंदा बोला मुझे यहीं उतार दो। क्योंकि जब आपने कैब बुक की थी, सर्विस, कैब क्या है? सर्विस ही तो है। जब आपने वो सर्विस बुक की थी तो उस सर्विस का ड्यूरेशन शर्मा जी कितने मिनट था? 45 मिनट्स। मगर आप क्या कह रहे हैं 15 मिनट बाद मुझे यहीं उतार दो, तो ड्राइवर क्या कहेगा? मुझे ऐसा लगता है इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यही कहेगा ना कि मुझे ऐसा लगता है इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि इसने जब बोला कि मुझे नोएडा जाना है और ये मुझे आश्रम में कह रहा है कि मुझे उतार दो। अरे सर अभी तो यूपी शुरू नहीं हुआ, अभी तुम दिल्ली में ही है। समझ में आया? हर सर्विस का एक टाइम ड्यूरेशन है। अगर आपने वो टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं किया तो सर्विस का कोई मतलब है नहीं। तीसरा एग्जांपल, मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अब कहां जाएगा? डॉक्टर के पास, ऑब्वियसली डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलता है चेकअप करा, आंखें नीचे करके देखी, जीभ बाहर निकलवा के देखी कि क्या प्रॉब्लम है। अब मान लो डॉक्टर ने बोला ठीक है बेटा, ये 1 हफ्ता आप ये दवाई खाओ, मैंने आपको लिख के दी है, 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से दिखाना।
ठीक है, हर डॉक्टर ये कहता है, कोई 3 दिन कहता है, कोई 4 दिन कहता है, कोई 1 हफ्ता ऐसे कहता है। अब मान लो आपको डॉक्टर ने कितना टाइम पीरियड दिया था, 1 हफ्ता, उसके बाद दिखाने को बोला था ना। आप क्या बोल रहे हैं, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ही नहीं। पेशेंट क्या बोल रहा है, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ही नहीं। तो तुम मुझे बताओ, क्या उसको जो बेनिफिट पूरा मिलना चाहिए था वो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने आपसे कहा कि 1 हफ्ते बाद मुझे दिखाओ। और कई बार ऐसा होता है कि, और तुम हमेशा इस चीज को नोट करना अपने स्कूल में, आसपास में, हमेशा वो बच्चा जो एजुकेशन या क्लास या जो भी उसने सब्जेक्ट चुना है उसकी सर्विस प्रॉपर नहीं लेता ना, क्लास में प्रॉपर नहीं आता ना, वो पता क्या कहता है कि पता नहीं सब्जेक्ट में चल क्या रहा है, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि सर ने क्या प्रॉमिस किया था कि बेटा ड्यूरेशन इसकी रहेगी कितना सर्विस का, 1 साल। 1 साल आपको आना है, हर मंडे, हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे आना है, 8 से 9 आना है। मगर मंडे आए, वेडनेसडे फ्राइडे गायब, फिर मंडे आए, फिर वेडनेसडे फ्राइडे मंडे फिर गायब। तो अंत में क्या बोलेंगे, नवनीत सर को इकोनॉमिक्स पढ़ानी नहीं आती है। समझना है क्या बोलेंगे, नवनीत सर को इकोनॉमिक्स पढ़ानी नहीं आती। वो ये नहीं कहेंगे कि सर ने बोला था बेटा पहली क्लास 1 साल, बोर्ड का पेपर मार्च में, तो सर्विस कब तक चलेगी, मार्च तक, जब जब मैं क्लास लूंगा आपको आना है। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए, मैं भी तो वैसे ही सोच सकता हूं जैसे ओला का ड्राइवर सोच रहा होगा कि इन भाई साहब का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है कि 45 मिनट्स की जर्नी में कह रहे हैं 15 मिनट बाद मुझे उतार दो। तो हर सर्विस, मैं कहता हूं छोटे से छोटी, अभी आज मेरे घर चिमनी ठीक करने वाला एक व्यक्ति आया, सर्विस का एग्जांपल देखो, वो आदमी क्या कह रहा है, सर मैंने आपकी चिमनी की सर्विस कर दी है, अगली सर्विस 6 महीने बाद है सर। दिया ना उसने टाइम पीरियड कि सर 6 महीने बाद आपको फिर से इसकी जरूरत है, 6 महीने बाद फिर से मुझे कॉल कर लेना। अगर मुझे चिमनी का बेस्ट यूटिलाइजेशन चाहिए शर्मा जी, तो कितने दिन बाद कॉल करना होगा दोबारा से, 6 महीने बाद, क्योंकि इस सर्विस की ड्यूरेशन 6 महीने है, 6 महीने बाद आपको दोबारा सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो हर सर्विस टाइम के साथ ही आती है, एक टाइम पीरियड मेंशन होता है, और अगर आपने वो टाइम पीरियड पूरा नहीं किया तो सर्विस का कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, वो सर्विस यूटिलाइज या आपके लिए बेनिफिशियल है ही नहीं। क्लियर है? अब इस बात को लिखेंगे कैसे, ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द, डाउट है तो पूछ लेना, नहीं तो कॉपी में नोट करना। हेडिंग का नाम है कंजम्पशन, इकोनॉमिक है तो पैसा तो इन्वॉल्व होगा ही, फ्री में मिलेगा नहीं। आप पहली लाइन कॉपी में लिखो, कंजम्पशन क्या है, लिखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। गुड्स को, सर्विसेज को अंडरलाइन कर लो। डन। अब सर सेकंड लाइन में लिखना। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल, अकाउंटेड फॉर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ प्रोडक्ट, even though service may be provided over a period of time। सर्विस के साथ तो पीरियड ऑफ टाइम लगेगा ही लगेगा, वो 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, कुछ भी हो सकता है, मगर टाइम पीरियड आएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें गुड्स को, सर्विसेज को और पीरियड ऑफ टाइम को अंडरलाइन कर लो। अगला पॉइंट, कॉपी में लिखो कैपिटल फॉर्मेशन। अगला पॉइंट है
कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी का तीसरा कैटेगरी है कैपिटल फॉर्मेशन। अब सवाल यह है कि कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर स्कूल का टीचर तुमसे यह सवाल पूछे कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, तो उस केस में कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट होता है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो, अगर हम देखें तो पहले के जमाने में हम पुरानी टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, जिससे क्या होता था कि स्लो प्रोडक्शन होता था, आराम आराम से प्रोडक्शन होता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी थी। मगर अब क्या हो गया है कि हल्के हल्के जब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती गई, नई होती गई, तो क्या हुआ, कम समय में ज्यादा काम होने लगा। ऑब्वियसली, जैसे मुझे याद है कि पुराने जमाने में जब हम गेहूं पीसते थे, उससे आटा बनाते थे, तो एक चक्की हुआ करती थी, गोल 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 घुमाते थे, बीच में गेहूं डालते थे और आटा पिस जाता था। मगर तुम सोचो, वो भी तो एक टेक्नोलॉजी ही था ना, उसे भी तो टेक्नोलॉजी ही कहेंगे ना। मगर अगर उसी गोल गोल घूमने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज अगर आशीर्वाद आटा कर रहा होता, तो क्या वो पूरे इंडिया को आटा खिला पाता, नहीं ना, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पुरानी थी। आप बड़ा ज्यादा मेहनत करने से थोड़ा सा आउटपुट क्रिएट होता था। मगर आज टेक्नोलॉजी ये आ चुकी है, सर आप डालो आधे घंटे में सारा कन्वर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेक्नोलॉजी को लाते हैं, टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च करते हैं, तो उसे इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं। अब एक टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ये भी तो है, क्या मुझे दोबारा इस टॉपिक को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये भी तो पहले क्या होता था, जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया था, तो चौक डस्टर से ब्लैक बोर्ड पे लिखता था। आज देखो ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई ना तो चौक है, ना डस्टर है, ना तो कपड़े गंदे हो रहे हैं, और जो जितना मर्जी चाहे बार आप इस क्लास को 50 बार देखिए। तो द पॉइंट इज कि टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, वो क्या करता है, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। क्लियर। दूसरी चीज, पहला मैंने क्या बोला, कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। दूसरा, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। दो हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट एक फॉर्मूला है, बताता हूं, पहले ये पढ़ो। सर इसको नोट डाउन करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तीनों लाइन लिखिए।
डन सर। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ये भी हमने समझ लिया कि आप टेक्नोलॉजी में या बेहतर मशीन्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। अच्छा, हमेशा ना ऐसा नहीं है कि मशीन्स का ही अगर आप उसको बेहतर करेंगे, नया लेके आएंगे तो उसी को इन्वेस्टमेंट मानेंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हालांकि यहां पर तो हम वही लेंगे, मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट ना एजुकेशन भी है, जो इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन भी है। क्यों? क्योंकि इस बात को कहने में मतलब या समझने में बिल्कुल मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं होगा कि आज तक जितने भी इन्वेंशंस हमारी दुनिया में हुए हैं, जो जो चाहे बल्ब बना हो, साइकिल बनी हो, कार बनी हो, कुछ भी बना हो, इन सब में एक चीज कॉमन है कि इन सब चीजों को बनाया किसी पढ़े लिखे इंसान नहीं है। ये नहीं कह सकते कि सर अनपढ़ आदमी रहा होगा जिसने बल्ब बनाया, अनपढ़ आदमी रहा होगा जिसने प्लेन बनाया, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, मगर वो मशीन्स बढ़ाती हैं, ये बात सही है, मगर वो लोग भी तो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं जो पढ़े लिखे हैं। क्योंकि इस बात में कहां कुछ संदेह है कि देश की इनकम में, देश की जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करते हैं? जो एजुकेटेड लोग होते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, मगर जब आप इनोवेशंस की बात करते हैं, जब आप अपग्रेडेशंस की बात करते हैं, जब आप नई टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात करते हैं, तो वहां पर तो वही आदमी आता है जो एजुकेटेड है। और ये बात क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी लिखा है, सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एग्जाम्पल में लिखा है कि कंप्यूटर इंजीनियर का कंट्रीब्यूशन या उसकी इनकम कई गुना ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो लेबर है, जो सीमेंट उठा रहा है या लकड़ी उठा रहा है या ईंटें उठा रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना कंप्यूटर इंजीनियर का। तो इसका मतलब उसने अपने जीवन पे किस चीज पे इन्वेस्टमेंट किया है? एजुकेशन। मगर यहां पर तो हम इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, आप बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर यहां पर जो एक टर्म जो छूट गया, जो मुझे तुम्हें और समझाना है, वो है एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन। ये भी एक वो लाइन है जो इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करती है। अब यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, पहले आप फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिखें। फॉर्मूला क्या होने वाला है? फॉर्मूला होने वाला है प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस कैपिटल फॉर्मेशन। ये फॉर्मूला है शर्मा जी, पहला फॉर्मूला मान लो जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है? पॉइंट ये है कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखाया, इस फॉर्मूले में करना क्या है? अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पर हम एक एग्जांपल समझते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। मान लो अगर हमने फॉर्मूले में लिखा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लिखा, हम एग्जांपल लेते हैं कि प्रोडक्शन में हमारे पास 100 कार्स हैं, हमने 100 कार एक साल में प्रोड्यूस की, ये हमने एग्जांपल में लिखा, ठीक है। अब कंजम्पशन कितना हो गया? 80 कार्स। इसका मतलब एक साल में हमने कितनी कार प्रोड्यूस की? लेट सपोज 100। कितनी कार्स बिक गई? बिक गई मतलब लोगों ने खरीद ली, तो कंजम्पशन चला गया 80। अब तुम इसका अगर डिफरेंस देखो तो वो क्या बच रहा है? 20 कार्स। ये जो है ना, अब ये 20 कार्स जो हैं वो जिस कंपनी ने बनाई थी और बच गई, क्या उसे उठाकर हम नाले में फेंक दें? ऐसा तो नहीं करेगी ना कंपनी कि सर उठाओ 20 कारें
लेके जाओ ट्रक में भर के, सबको नाले में फेंकाओ। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना। अब ये जो 20 जो कार्स हैं वो क्या है? स्टॉक कैपिटल गुड। एट द एंड। क्या बात है, क्या बात है, स्टॉक एट द एंड है। अब स्टॉक एट द एंड है तो भाई स्टॉक एट द एंड का मतलब क्या हुआ कि ये कारें कोई बात नहीं सर, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास बच गई, कोई बात नहीं, अगले साल बेच देंगे, अगले साल पैसा आ जाएगा। मगर मेंशन तो हमें करना पड़ेगा ना इस साल की कितनी कारें बच गई। तो जो कारें या जो सामान साल के अंत में बच गया उसको भी हम इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं। क्लियर है? तो प्रोडक्शन की वैल्यू अगर 100 कार्स है, कंजम्पशन में अगर 80 चला गया, तो इन्वेस्टमेंट या स्टॉक एट द एंड कितना बचेगा? 20 कार्स। तो ये 20 कार्स को आप क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड कहेंगे, मगर इसको भी इन्वेस्टमेंट ही ट्रीट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब शर्मा जी 3 बातें हो गई। पहली चीज, इन्वेस्टमेंट का नाम कैपिटल फॉर्मेशन है, पहली स्टेटमेंट है। इन्वेस्टमेंट करने से देश की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि सर जो सामान साल के अंत में या जो गुड्स साल के अंत में बच गया उसको क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड कहते हैं, मगर वो भी है तो इन्वेस्टमेंट ही। और उसको हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आज हम इसको रख रहे हैं, मगर कल जब हम इसे बेचेंगे तो पैसा आएगा। और तुम हमेशा एक चीज नोटिस करना, जब भी तुम इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगी, चाहे एनसीईआरटी में पढ़ो, चाहे संदीप गर्ग में पढ़ो, चाहे गूगल में पढ़ो, चाहे टीआर जैन में पढ़ो, चाहे किसी किताब में पढ़ो, उन सब में तुम एक चीज देखोगी कि इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में उन्होंने एक्सपेंडिचर शब्द का इस्तेमाल किया है, एक्सपेंस का नहीं किया है ना। हमेशा डेफिनेशन में क्या है? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस नहीं है। तो अब सवाल यह है कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है? सवाल यह भी तो है कि डेफिनेशन में एक्सपेंडिचर शब्द का इस्तेमाल है, सर एक्सपेंस का क्यों नहीं है? यह भी तो सोचा एक्सपेंस का क्यों नहीं है। उसका आंसर यह है, दोनों शर्मा जी हैं तो खर्चे ही ना, है तो दोनों खर्चे ही। अब जब ये दोनों खर्चे ही हैं तो ऐसा खर्चा जो आपको फ्यूचर में रिटर्न देगा, ऐसा खर्चा जो आज कर लो 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 10 करोड़, 20 करोड़, ऐसा खर्चा जो आज आप कर रहे हैं मगर उसका फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलेगा, तो ऐसा खर्चा एक्सपेंडिचर है। ऐसा खर्चा क्या है? एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रिटर्न देगा। मगर ऐसा खर्चा जो आज आप कर रहे हैं फ्यूचर में कोई रिटर्न नहीं है, मैं तो कहूंगा कल भी कोई रिटर्न नहीं है, तो वो खर्चा किस में जाएगा? एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो उसमें 2 तरीके के प्राणी आते थे। स्कूल में 2 तरीके के प्राणी आते थे। पहला, जैसे जब मैं क्लास में घुसा तो बच्चे, सर नवनीत सर आ गए, अब यार 45 मिनट से बोलेंगे, इसको ध्यान से सुनना है कि सर क्या बोल रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब ऐसे बैठते थे, ऐसे, ना लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है मतलब नहीं, सर क्या बोल रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। मगर एक तो कैटेगरी ये थी। दूसरी कैटेगरी क्या थी? ओए ओए दूसरे को नहीं मारा, ओए ओए चेक कर चेक करो, देख देख वो क्या कहता, क्या क्या, अब देख भाई बाहर हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, ठीक है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, अब क्या किक मारी है। मतलब उनका ध्यान 45 मिनट मिश्रा जी ने क्या कहा फर्क ही नहीं पड़ता। अब इन दोनों लोगों के मां बाप ने फीस तो बराबर भरी है, ऐसा तो नहीं है कि तुम पढ़ नहीं रहे तुम्हारी फीस कम है, तुम पढ़ रहे हो बेटा तुम्हारी फीस ज्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है। मगर इन दोनों में फर्क क्या है? एक जो मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है, कल को पेपर में लिखेगा, नंबर मिलेंगे, परसेंटेज अच्छी आएगी, सीयूटी में सिलेक्शन हो जाएगा,
अच्छा कॉलेज, अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छी शादी, अच्छा जीवन, रिटर्न जीवन भर है। मगर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो, सर पेपर आने वाले हैं, नेशनल इनकम बताना सर। सर हमें याद ही नहीं है सर कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या है। ठीक है, तो रिटर्न क्या है? कुछ नहीं। अगर मान लो उनको नहीं पता फाइनल गुड और इंटरमीडिएट क्या है, तो बोर्ड में पास कैसे होंगे? और बोर्ड में तो चलो हो भी गए, एंट्रेंस कैसे क्लियर होगा? क्लियर? तो मुझे लगता है कि भैया एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दोनों खर्चे हैं, मगर ये इस बात पे फर्क पड़ता है कि आपने उस खर्चे को यूटिलाइज कैसे किया। अगर आपने उस खर्चे को यूटिलाइज किया है सही तरीके से, तो वो है एक्सपेंडिचर। अब तुम सोचो ना, क्लास 12th में मैंने खुद ना इकोनॉमिक्स पढ़ी होती तो मैं तुम्हें क्या पढ़ाता? बड़ा सिंपल है, मैं खुद कभी स्कूल ना गया होता, मुझे अपना नाम लिखना नहीं आता, मैं लिटरेट ना होता, एजुकेटेड तो बहुत दूर की बात है, मैं लिटरेट ना होता, तुम इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाता भाई? तो वो खर्चा जो 12वीं में हुआ, 10वीं में हुआ, पहले हुआ, उसका रिटर्न आज तक है। और जब तक मैं इस धरती पे हूं तब तक मैं फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड कैसे भूल जाऊंगा? कि सर भूल गए सर, आप भूल गए सर फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड क्या? तो भाई ऐसा नहीं होगा ना, तो वो रिटर्न जीवन भर है। तो इन्वेस्टमेंट के 3 आंसर हो गए। पहला, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और तीसरा, सर एक तो होता है प्रोडक्शन और एक होता है कंजम्पशन। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि प्रोडक्शन जितना एक्सेस रह गया कंजम्पशन से, तो हमारे एग्जांपल में कितना एक्सेस रह गया? 20 रह गया। 20 कार्स एक्सेस थी, तो जो कार एक्सेस रह गई वो क्या होंगी? इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है मैम? कौन कंफ्यूजन? ओके, ठीक है। तो अब आप एक काम कीजिए, आप अपनी कॉपी के उस पेज पर वापस जाइए जहां से आज की क्लास शुरू हुई। ध्यान से पढ़िए मैम, 2 मिनट, और मुझे बताइए जो जो डेफिनेशन स्टेटमेंट्स मैंने लिखवाई है उसमें कोई कष्ट है तो बताइए। पक्का? दुनिया में 2 लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, एक डॉक्टर से और एक टीचर से। ठीक है, एक हेल्थ खराब कर देता है और एक फ्यूचर, ना चाहते हुए। और कहीं अगर गलती से फंस जाओ तो लॉयर से। ठीक है, तो चलो फिलहाल तो अब आपसे मेरी मुलाकात फ्राइडे होगी। फ्राइडे को सर फ्राइडे शायद ना हो पाए क्लास। मेरा MUN है और मैं नोएडा जा रही हूँ, अच्छा जैसा आपने बोला। अच्छा तो अच्छा, नोएडा से शायद मैं बहुत लेट आऊँ वापस। चलो तो ठीक है, सर मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूंगी टाइमिंग्स, ठीक ठीक ठीक। बट मोस्ट प्रोबेबली मेरी मैं नहीं ले पाऊंगी ठीक है, क्लास। कोई बात नहीं। तो मैं क्लास ऑन करूंगा क्योंकि मेरे बाकी जो आंखों के तारे हैं जो आजकल कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, अगर वो जी आ गए तो क्लास हो जाएगी, नहीं आए तो क्लास नहीं होगी। और 15-20 मिनट मैं ज़रूर लिंक शेयर करूंगा, वेट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद अगर अगर मुझे तो एक बच्चा चाहिए, कोई भी एक आ जाए मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक शबा यू। खैर, अल्लाह हाफिज। ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, थैंक यू। एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।